सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई आप रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो आप बताइए तो कि आपकी आबादी क्या है, जाति जनगणना क्या है, आप उसी हिसाब से तो देंगे। लेकिन वो जानबूझ के नहीं कराई जा रही और बीजेपी कभी नहीं कराएगी। जो हकीकत ये है कि बीजेपी जितना नुकसान कर रही है उससे कहीं ज़्यादा समाजवादी पार्टी भी पिछड़ों का और दलितों का नुकसान और मुसलमानों का कर रही है। ये कहते हैं कि भाई जिसको वोट लेना है वो हिस्सेदारी की बात करें कि हम सबको हिस्सा देंगे, लेकिन हिस्सा नहीं देना चाहते। वोट तो लेना चाहते हैं लेकिन हिस्सा नहीं देना। ये जो कोविड-19 है तो ये सरकार से पूछ के आता है। सरकार जब कहती है कि आ जाओ तो आ जाता है, सरकार जब कहती है चले जाओ तो चला जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और उत्तर प्रदेश की जो चुनावी यात्रा हमारी चल रही है, आज हम लखनऊ में मौजूद हैं जनाधिकार पार्टी के कार्यालय में, और हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़े मोर्चे के तौर पर अखिलेश जी सामने हैं, तो उसके साथ साथ ये सवाल बार बार दोहराया जा रहा है कि वो तमाम पार्टियां जो प्रदेश में सीटें दहाई की संख्या में जीतने की हैसियत में मजबूती से खड़ी हैं, क्या उनको जोड़ा जाएगा, उनसे कैसी बात की जाएगी। भागीदारी संकल्प मोर्चे को लेकर के भी बहुत सारे सवाल आपके सामने और आपने पूछे हैं। उन सभी जवाबों के लिए बाबूजी के पास चलेंगे। बाबूजी, आपका स्वागत है बहुत बहुत चैनल पर। और पहला सवाल यही है कि आपके सच्चे दोस्त होने का दावा करने वाले राजभर जी आज अखिलेश जी के साथ बैठे हैं और अभी आगे की चीज़ों को सपा ने साफ नहीं किया है, तो क्या उम्मीदें हैं, क्या रणनीति है? देखिए, हमारी जो अपनी तैयारी है जन अधिकार पार्टी की, वो पूरी तैयारी है। सभी सीटों में 403 सीटों में हमारे और कुछ साथी हैं जैसे रामकरण कश्यप जी और हमारे साथी हैं, तो हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। और मेरा खुद की पार्टी का संगठन 300 विधानसभा सीटों में पूरी तरह से कंप्लीट है। 100 सीटों में हमारा संगठन थोड़ी कमज़ोर है, तो हम और साथियों से वहाँ बात कर रहे हैं। तो हमारी पूरी तैयारी है, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे हम। और जहाँ तक आपने मेरे दोस्त की बात करी, मेरे साथी की बात करी, तो अभी भी मेरे वो साथी हैं, मेरा उनसे कोई विवाद नहीं है। देखिए, मेरा ये नेचर है, मैं बीएसपी में रहा, बीएसपी से मैं हटा, अलग हुआ। मेरे स्वभाव में नहीं है कि मैं कुछ कहूँ उनके बारे में। मैंने आज भी नहीं कुछ कहा। कभी बीएसपी की चर्चा आई तो जो एक पार्टी लेवल पर कहना चाहिए वो मैंने कह दिया, लेकिन मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही। मुझे उनके बारे में भी मेरा कुछ कहना नहीं है। उनको अपना जो अच्छा लगा उन्होंने किया। हम अपनी पार्टी की तैयारी कर रहे हैं और हम पहले से भी सावधान हैं, सतर्क हैं। हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसीलिए संजीदा नेता के तौर पर जाने भी जाते हैं। लेकिन दूसरा सवाल ये बाबूजी कि अगर सपा के साथ आप गठबंधन में नहीं जाते हैं और 200 से 300 सीटों पर दमदारी से लड़ते हैं, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ सपा को बड़ा होने वाला है। तो क्या इसको देख कर के कि जनाधिकार पार्टी की उस मोर्चे में अहमियत कहाँ तक बन पा रही है, क्या उस नुकसान को अखिलेश जी इस समय झेलने की हैसियत में आपको लग रहे हैं? देखिए, हम किसी को नुकसान या किसी को फ़ायदा पहुंचाने के बारे में नहीं सोच रहे कि बीजेपी को क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा या सपा को क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा। हम जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अक़लियत हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो पाए इस देश में, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, वो अधिकार हमें और गरीब लोगों को मिल सके, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जहाँ तक आपने समाजवादी पार्टी में जाने और न जाने की बात की, तो एक आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि बीजेपी हमें हिंदुत्व के नाम पर कन्विंस करती है। बीजेपी कहती है कि मुसलमान से आपको दिक्कत है और आप हिंदू हैं तो हमारे साथ आ जाइए, और हिंदुत्व के नाम पर हमारा वोट लेकर के वो शासन और सत्ता में पहुंच जाते हैं। फिर देश का जो गरीब है, कमज़ोर है, किसान है, मजदूर है, उसके खिलाफ काम करते हैं, उसके हित में काम नहीं करते। आपने देखा होगा कितनी महंगाई बढ़ी, रिजर्वेशन ख़त्म हुआ, क्या क्या हुआ, ये आपको अच्छी तरह मालूम है। उसी तरह समाजवादी पार्टी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं। वो बीजेपी का डर दिखा के कि बीजेपी महंगाई बढ़ा रही है, हिंदुत्व के नाम पे मुसलमान को डरवाती है कि बीजेपी आ जाएगी तो आपका नुकसान हो जाएगा, पिछड़ों को कहती है रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा, तो वो उस नाम पे वोट लेना चाहती है। हकीकत यह है कि बीजेपी जितना नुकसान कर रही है उससे कहीं ज़्यादा समाजवादी पार्टी भी पिछड़ों का और दलितों का नुकसान और मुसलमानों का कर रही है।
हम चाहते हैं कि जो पार्टी सत्ता में आए वो हिस्सा देने की बात करे। वो हिस्सा कैसे कि भाई अगर सिपाही की आप भर्ती करते हैं, 100 भर्ती करते हैं, तो आपको पिछड़े के नाम पर वोट मिला है, माइनॉरिटी ने वोट दिया है, तो अगर आप 10 अपने बच्चों को करो तो पाल को भी करो, प्रजापति को भी करो, भर को भी करो, नुनिया को भी करो, मौर्य को भी करो, मुसलमान को भी करो, निषाद को भी करो, कुर्मी को भी करो, तब तो ये हिस्सेदारी की बात है। आप वोट तो सबका ले लेते हैं, लेकिन जब आप बच्चों के सिलेक्शन का मामला आता है तो आप एक तरफ चले जाते हैं, कुछ लोगों के लिए मुख्यमंत्री हो जाते हैं। तो हमारा मुद्दा यही है कि जो हमें हिस्सा देना चाहे उसके साथ हमें चलना चाहिए। आप हमें हिस्सा देने के पे 10 टिकट दे दो, 20 टिकट दे दो, हमको एक आदमी को 2 आदमी को मंत्री बना दो, उससे हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे जब हमारे पास आएंगे, गरीब का, कमज़ोर का, पिछड़े का, दलित का, अक़लियत का बच्चा जब आएगा और वो रोएगा कि साहब हमें तो नहीं लिया जा रहा, हम होशियार हैं, हम समझदार हैं, ना हमें पंचायत सेक्रेटरी बनाया जा रहा है, ना बाबू बनाया जा रहा है, ना लेखपाल बनाया जा रहा है, ना सिपाही बनाया जा रहा है, साहब वो तो वही हो रहे हैं, तो फिर हम किससे कहेंगे? तो हम यही कहते हैं कि भाई जिसको वोट लेना है वो हिस्सेदारी की बात करे कि हम सबको हिस्सा देंगे, लेकिन हिस्सा नहीं देना चाहते। वोट तो लेना चाहते हैं लेकिन हिस्सा नहीं देना चाहते। बाबूजी, जैसे आप भाजपा पूरी तरह से इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम या राम मंदिर के मसले पर खींचने का पूरा प्रयास कर रही है, पिछली तैयारियां भी ऐसे दिखती हैं। आप लोग एक लंबे संघर्ष के बाद इसे सामाजिक न्याय और जातिवार जनगणना के मसले पर लाए थे। कहीं ना कहीं लगता है कि एकजुट ना हो पाने से वो जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जो पिछड़ों की लड़ाई है, वो भाजपा के खिलाफ कमज़ोर हो सकती है। देखिए, वो निश्चित तौर पर कमज़ोर लगती है। कमज़ोर इसलिए भी लगती है कि बीजेपी एक बार पहले जब विपक्ष में थी उसने कहा कि हम जाति जनगणना के पक्ष में, एक बार कहा, लेकिन पहले भी जब सेंट्रल गवर्नमेंट में कभी जाति जनगणना की बात आती थी तो कांग्रेस सत्ता में होती थी, बीजेपी विपक्ष में और कम्युनिस्ट। तो ये तीनों पार्टियां इस मुद्दे पर एक होती थी कि पिछड़ी जातियों की जनगणना, जाति जनगणना नहीं करानी है। कम्युनिस्ट भी, बीजेपी भी और कांग्रेस भी। बीजेपी ने वोट लेने के लिए एक बार कह तो दिया, लेकिन वो कराएगी नहीं, ना बीजेपी कराएगी ना कांग्रेस कराएगी। अगर इस विचार का कोई आदमी हो कि हमें पिछड़ों को हक देना है, वही करा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई आप रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो आप बताइए तो कि आपकी आबादी क्या है, जाति जनगणना क्या है, आप उसी हिसाब से तो देंगे। लेकिन वो जानबूझ के नहीं कराई जा रही और बीजेपी कभी नहीं कराएगी। जो हम सारे लोग मांग करते हैं, हर पार्टी का, खास करके जो ओबीसी लीडरशिप है या दलित लीडरशिप है, वो सारे लोग कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि बीजेपी की गवर्नमेंट कभी नहीं कराएगी। ये चुनाव का मौका है तो दबाव बने, अगर सब लोग मांग करें तो शायद हाँ कह दे, लेकिन होगा नहीं। हाँ, लेकिन अगर मैं ये भी जानता हूँ कि अगर बीजेपी को अब की बार वोट लेना है तो उसे जाति जनगणना की बात करनी पड़ेगी, उसे कराना पड़ेगा और उसे भी हिस्सेदारी की बात करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ एक सवाल और कि मैं देख रहा था आपका जो कन्नौज वाला कार्यक्रम था, रोकने के सरकार द्वारा बहुत प्रयास किए जाते हैं। उसके तरफ आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के उसी तरीके के समान कार्यक्रम सभी जगह पर आयोजित हो रही हैं। कोरोना की कोई गाइडलाइंस नहीं है, तो विपक्ष के लिए कोरोना आता है और अपने लिए चला जाता है। ऐसी बीमारी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? देखिए, ये ऐसी बीमारी है कि सरकार से पूछ कर आती है, और बीमारियां तो वैसे भी आ जाती थी, लेकिन ये जो कोविड-19 है तो ये सरकार से पूछ के आता है। सरकार जब कहती है कि आ जाओ तो आ जाता है, सरकार जब कहती है चले जाओ तो चला जाता है। तो हर जगह के कार्यक्रम जहाँ भी होते हैं बड़ी मुश्किल में परमिशन मिलती है, परमिशन मिलती नहीं है, मिलती हैं तो बहुत शर्तें लगा दी जाती हैं, और उन शर्तों में ज़रा सा उल्लंघन होता है तो पुलिस वाले या प्रज्ञा मजिस्ट्रेट वहाँ पहुँच जाते हैं। ये दिक्कत और परेशानी खड़ी की जाती है, और मैं समझता हूँ कि ये परेशानी, दिक्कतें पहले भी खड़ी होती थी लेकिन अब कुछ ज़्यादा हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा जो हमारे सरकार में बैठे लोग हैं या अधिकारी हैं कि भाई लोकतंत्र है, संविधान ने सबको अपने विचार रखने का अधिकार दिया है, तो होने दें, सबके कार्यक्रम होने दें। कोरोना अगर उनके लिए नहीं है तो हमारे लिए भी नहीं है। एक आखिरी सवाल और बाबूजी लेना चाहूँगा कि जो कोविड का दौर रहा 2 साल का,
बड़ी बारीकी से देखा गया कि वो समाज जो आर्थिक तौर पर संपन्न नहीं था, ज़्यादातर हमारा समाज है जो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, पिछड़ा समाज है। तो जहाँ अवसर की बराबरी आई, हमने बड़ी बारीकी से देखा कि अस्पतालों में उसके पास अवसर नहीं थे, ओपीडीज़ में उसके पास अवसर नहीं थे, दवाइयों में उसके पास अवसर नहीं थे। तो जब जनता ने बड़ी बारीकी से देखा कि एक वक्त जब मुश्किल आई तो पिछड़ों को कैसे छला गया, कैसे लाशें गंगा में बहीं, वो सब चीज़ें वापस क्यों नहीं सरकार के ऊपर लाई जा रही हैं, सवाल क्यों नहीं किए जा रहे? देखिए, सरकार का प्रबंधन कोविड-19 में तो अच्छा नहीं था। सरकार का प्रबंधन अच्छा नहीं था, या कहिए उत्तर प्रदेश में या देश लेवल पर एक आध स्टेट ऐसे थे जो थोड़ा बहुत ठीक था। बाकी अधिकांश स्टेटों में जो बीमारी से निपटने के लिए हमें इंतजाम करने चाहिए थे वो नहीं कर पाए। खास करके जब कोरोना पिछले जून में आ गया था, और पिछले जून में जब लॉकडाउन हुआ तो ये कह के लॉकडाउन हुआ कि हम सब तैयारी कर रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, बेड की व्यवस्था कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जब दोबारा लॉकडाउन हुआ तो ये देखने के आया कि कोई इंतजाम हुआ ही नहीं था, कोई काम किया ही नहीं था सरकार ने। तो सरकार इसमें पूरी तरह असफल रही। लेकिन सरकार की ये सफलता है कि सरकार मुद्दे से ध्यान भटका देती है। न सरकार महंगाई पे चर्चा करती, न पेट्रोल डीजल पर चर्चा करती, न लाइन ऑर्डर पर चर्चा करती, न रोजगार पर चर्चा करती, न गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर सरकार चर्चा करती। सरकार तो चर्चा कुछ और बना देती है। और सरकार की सबसे बड़ी होशियारी ये है, और हमारी सबसे बड़ी नाकामी ये है कि सरकार जो मुद्दे को छोड़ देती है उसी पे हम जाके बोलने लगते हैं। हम अपने मुद्दे नहीं बोलते। जो गरीब और कमज़ोर के मुद्दे हैं, न किसान का मुद्दा हम भूल जाते हैं। जो बिजली का बिल आया वो हम भूल गए। बिजली का बिल बहुत ख़तरनाक आया है। इन 1 महीनों में 2 गुना बिजली का बिल हो गया है। ट्रेन का किराया 2 गुना बढ़ गया है। जो महंगाई बढ़ी हर स्तर पर, उसको हम भूल जाते हैं चर्चा करना। अगर वो चर्चा का विषय बनाते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का, तो हम भी उसी पे कूद जाते हैं। हैं वो अगर कोई नमाज का या और किसी चीज़ का हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाते हैं तो हम भी उसी में कूद जाते हैं। हमारी समझदारी ये हो कि हम उसको छोड़ के जो समस्याएं हैं इस देश की, गरीब की, कमज़ोर की, उस पर बात करें। ये हमारी समझदारी की बात। और मैं यही बात अपने दर्शकों को समझाता भी हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया अगर किसी एक पार्टी के पक्ष में झुकाव रखता है तो इनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने स्तर से मीडिया की जिम्मेदारी को निभाएं। खैर, एक बात साफ है, बाबूजी ने इस चीज़ को साफ किया है कि गठबंधन सीटों की शर्त के लिए नहीं बल्कि पिछड़ों और जातिवार जनगणना के मुद्दे पर तय किया जाएगा। जो पार्टियां इससे सहमत होती दिखेंगी और पिछड़ों की लड़ाई लड़ती दिखेंगी, उनके साथ जाने का प्रयास किया जाएगा, मगर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जाएगा। तो बाकी उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव बहुत रोमांचक है। अभी कहीं से भी समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी जीत की स्थिति में नहीं खड़ी हो रही है, जब तक कि ये तय नहीं होता कि बाकी पार्टियां जो बड़ी स्थिति में मजबूती से दिख रही हैं वो किस ओर जाने वाली हैं। तब तक के लिए आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, बाकी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।